मेरठ शहर के एक हिस्से में शहनाइयों की गूंज थी। अन्नू का ब्याह अनिल से हो रहा था। अन्नू जो हिंदी साहित्य की शौकीन और स्वभाव से बेहद गंभीर लड़की थी, अपनी आंखों में नए जीवन के सुनहरे सपने सजाए कुसुम देवी के घर में दाखिल हुई थी। उसके माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर दान दहेज दिया था ताकि उनकी बेटी को ससुराल में कोई ताना ना सुनना पड़े। शादी की अगली ही सुबह जब सूरज की पहली किरण भी ठीक से जमीन पर नहीं उतरी थी, अन्नू के कानों में एक कड़कती आवाज पड़ी। अरे ओ महारानी, धूप निकल आई है और तुम अब तक बिस्तर पर ही हो। यह तुम्हारे मायके का लापरवाह माहौल नहीं है, यह कुसुम देवी का घर है। यहाँ सुबह 5:30 बजे रसोई में हाजिर होना पड़ता है। अन्नू हड़बड़ा कर उठी। उसने घड़ी देखी। अभी सुबह के 6 ही बजे थे। उसने अपनी लाल साड़ी का पल्लू संभाला, बड़ों के संस्कार याद किए और मुस्कुराकर कुसुम देवी के पैर छूने के लिए झुकी, लेकिन कुसुम देवी ने पैर पीछे खींच लिए। यह ड्रामे रसोई के बाहर खा रखना जाओ, बाहर रखना, जाओ जाकर सबके लिए कड़क चाय बनाओ और याद रहे, अदरक कूट कर डालना, कंजूसी मत करना, कुसुम देवी ने कठोरता से कहा। अनु ने भारी मन से रसोई का रुख किया। उसने सोचा कि शायद माँ जी थोड़े कड़क स्वभाव की है। वक्त के साथ जब वो उनके स्वभाव को समझ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह उसकी नासमझी थी। कुसुम देवी को सीधे और शांत लोग पसंद नहीं थे। उन्हें तो बस हुक्म चलाना और दूसरों को अपने पैरों के नीचे दबा कर रखना आता था। महीने बीतते गए लेकिन अन्नू की जिंदगी की कड़वाहट कम होने का नाम नहीं ले रही थी। रसोई से शुरू हुआ सफर अब घर के हर कोने के अत्याचार में बदल चुका था। अनु सुबह 5:30 बजे से रात के 10 बजे तक मशीन की तरह काम करती। झाड़ू पोंछा, कपड़े धोना, साफ सफाई और फिर तीनों वक्त का खाना, यह सब अकेले अनु की जिम्मेदारी थी। घर में काम वाली बाई रखने की सख्त मनाही थी, क्योंकि कुसुम देवी का मानना था कि बहू इसीलिए तो आती है कि घर का खर्च बचे। अत्याचार सिर्फ शारीरिक थकान तक सीमित नहीं था, मानसिक प्रताड़ना इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। हर छोटी बात पर ताना मारना कुसुम देवी की पसंदीदा बात बन गई थी। एक दोपहर अन्नू ने दाल में तड़का लगाया। सुगंध पूरे घर में फैल गई, लेकिन जैसे ही कुसुम देवी ने पहली बाइट ली, उन्होंने कटोरी डाइनिंग टेबल पर पटक दी। दाल अनिल के कपड़ों पर जा गिरी। क्या बनाया है? यह पानी जैसी दाल। तुम्हारे मायके में क्या खाना बनाना नहीं सिखाया? यहाँ सिर्फ सूखी रोटियां ही मिलती थी। ढंग की परवरिश दी होती तो आज मुझे यह दिन देखना न पड़ता। कुसुम देवी चिल्लाई। अन्नू की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप कपड़ा लेकर जमीन साफ करने लगी। अनिल बगल में बैठा था। उसने एक बार अपनी माँ की तरफ देखा और फिर अन्नू से कहा, अन्नू, माँ ठीक ही तो कह रही है, थोड़ा ध्यान से बनाया करो। और माँ का स्वभाव ऐसा ही है, तुम चुप रहा करो, इसी में घर की भलाई है। अनिल का यह व्यवहार अन्नू को अंदर से तोड़ देता था। वह कोई पराई नहीं थी, उसकी पत्नी थी, लेकिन अनिल अपनी माँ के सामने इतना डरपोक बन जाता कि सही और गलत का फर्क ही भूल जाता। जब भी अन्नू रात को कमरे में अनिल से अपना दर्द बांटने की कोशिश करती, अनिल करवट बदलकर सो जाता या कह देता, मैं दिन भर ऑफिस के काम से थका रहता हूँ, मुझे यह घरेलू झगड़े मत सुनाया करो। जुल्म की इंतहा तब हुई जब सर्दियों के दिनों में अन्नू को तेज दिमागी बुखार, टाइफाइड हो गया। उसका पूरा शरीर तप रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वह अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। अनिल ऑफिस जा चुका था। अन्नू ने कांपती आवाज में कुसुम देवी को पुकारा।
माँ जी जरा यहाँ आइए। कुसुम देवी कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई, हाथ में अपनी साड़ी का पल्लू पकड़े हुए। क्या है? अब सुबह सुबह क्या नया बहाना है? माँ जी मुझे बहुत तेज बुखार है, सिर फटा जा रहा है, आज मुझसे रसोई का काम नहीं हो पाएगा। क्या? अनिल से कहकर डॉक्टर को बुलवा देगी? और आज का खाना बाहर से, इससे पहले कि अन्नू अपनी बात पूरी कर पाती, कुसुम देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने आगे बढ़कर अन्नू का हाथ पकड़ा और उसे झटके से भी बिस्तर से नीचे उतार दिया। अन्नू कमजोरी की वजह से जमीन पर गिर पड़ी। बाहर से खाना आएगा? तुम्हारे बाप के यहाँ से पैसे आते हैं क्या बाहर के खाने के लिए? यह बीमारी के नाटक मेरे सामने मत करो। उठो और रसोई में जाओ, आज मोहल्ले की कीर्तन मंडली आने वाली है, सबके लिए हलवा और पूरी तुम्हें ही बनानी है। अगर 1 घंटे में काम शुरू नहीं हुआ तो सीधे अपने मायके का रास्ता पकड़ लेना। कुसुम देवी ने बेरहमी से कहा। अन्नू ने जमीन पर पड़े पड़े अनिल को फोन लगाने की कोशिश की। अनिल ने फोन उठाया, लेकिन अन्नू की बात सुने बिना बोला, अन्नू मैं एक जरूरी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। और फोन कट गया। उस दिन अन्नू की आंखों से आंसू नहीं बल्कि उसका रहा सहा धैर्य बह गया। उसने कांपते हाथों से रोते हुए तेज बुखार में 18-19 लोगों का खाना बनाया। उस रात जब वो रसोई साफ करके अपने कमरे में लौटी तो उसने शीशे में खुद को देखा। सूखी हुई आंखें, पीला चेहरा और बेजान शरीर। उसने खुद से पूछा, क्या मैं इसी जिंदगी के लिए पैदा हुई थी? क्या अपनों की खुशी के लिए खुद को मिटा देना ही एक औरत की नियति है? कुछ दिनों बाद अन्नू के कॉलेज की पुरानी सहेली किरण उससे मिलने आई। किरण एक स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी जो मेरठ में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक स्वयंसेवी संस्था एनजीओ चलाती थी। जब किरण ने अन्नू को देखा तो वह दंग रह गई। कॉलेज के दिनों में जो अन्नू हिंदी की कविताएं पढ़ती थी, जिसकी आवाज में एक खनक थी, आज उसकी आवाज में सिर्फ एक गहरी खामोशी थी। कुसुम देवी किसी पड़ोसी के यहाँ गई हुई थी। किरण ने अन्नू के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। अन्नू की कलाई पर नीले निशान थे जो जल्दबाजी में काम करते वक्त गर्म बर्तनों से जलने या कुसुम देवी के झटके से पकड़ने की वजह से बने थे। अन्नू यह सब क्या है? तुम्हारी यह हालत किसने की? किरण ने गुस्से और अफसोस से पूछा। अन्नू ने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की। कुछ नहीं किरण, बस वह रसोई में काम करते समय मुझसे झूठ मत बोलो। अन्नू मैं तुम्हारी सहेली हूँ। तुम्हारी आंखें तुम्हारी लाचारी बता रही है। क्या तुम्हारी सास तुम्हारे साथ मारपीट करती है? और अनिल वो कहाँ है? अनु अब खुद को रोक नहीं पाई। वो किरण के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने पिछले 1 साल का हर एक कतरा जुल्म, हर एक ताना और अनिल की बेरुखी की दास्तान किरण के सामने रख दी। यह सब सुनकर किरण की मोटियां बीच गई। उसने अन्नू के आंसू पहुंचे और बहुत ही गंभीर होकर कहा, अन्नू मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम्हारे पास डिग्री है, हुनर है, तुम इस तरह घुट घुट कर मरने के लिए नहीं बनी हो। जुल्म करना जितना बड़ा पाप है, जुल्म को चुपचाप सहना उससे भी बड़ा पाप है। तुम्हारी यह खामोशी तुम्हारी सास को ताकत दे रही है। जब तक तुम खुद अपने हक के लिए अपनी आवाज ऊंची नहीं करोगी, दुनिया का कोई कानून, कोई सहेली तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करो और खड़ी हो जाओ। किरण की बातों ने अन्नू के अंदर सोई हुई स्वाभिमानी लड़की को जगा दिया जो कहीं खो गई थी। अन्नू को एहसास हुआ कि उसने घर बसाने के चक्कर में अपनी हस्ती की दांव पर लगा दी है। उसने किरण की आंखों में देखा और कहा,
तुम ठीक कह रही हो किरण, अब बहुत हो चुका। अब रोने का वक्त खत्म, कुछ करने का वक्त शुरू होता है। अगले कुछ हफ्तों तक अनु ने एक अजीब सी चुप्पी साध ली। वह चुपचाप अपना काम करती रही, लेकिन इस बार उसकी चुप्पी में लाचारी नहीं बल्कि एक तूफान की तैयारी थी। उसने किरण की मदद से चुपके से एक नामी प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका टीचर के पद के लिए इंटरव्यू दिया और अपनी बेहतरीन इंग्लिश व हिंदी भाषा की पकड़ की वजह से उसका चयन भी हो गया। उसे अगले महीने की पहली तारीख से ज्वाइन करना था। उसने अपने पैसों से शहर के दूसरे हिस्से में एक छोटा सा लेकिन साफ सुथरा फ्लैट भी बुक कर लिया और आखिरकार वह दिन ही आ ही गया जब इतिहास को बदलना था। रविवार की सुबह थी। अनिल घर पर ही था और हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। कुसुम देवी हमेशा की तरह अपने कमरे से ठाठ से निकली और रसोई की तरफ चिल्लाई, अरे ओ अन्नू, 9 बजने को आए हैं, मेरी चाय अब तक टेबल पर क्यों नहीं आई? हाथ पैर टूट गए हैं क्या तेरी? लेकिन रसोई से कोई आवाज नहीं आई। कुसुम देवी बड़बड़ाती हुई रसोई में गई तो देखा वह सन्नाटा था। गैस चूल्हा बंद पड़ा था। वह गुस्से में पैर पटकती हुई अन्नू के कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन अन्नू कमरे में नहीं थी। वह तो लिविंग रूम के सोफे पर बेहद सलीके से साड़ी पहने तैयार होकर बैठी थी। उसके एक हाथ में चाय का मग था और दूसरे हाथ में उस स्कूल का अपॉइंटमेंट लेटर था। कुसुम देवी का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। यह क्या तमाशा है? तो यहाँ सज धज कर महारानी की तरह बैठी है और रसोई में चाय का एक कतरा नहीं है। अनिल, देखो अपनी इस बदतमीज पत्नी को। अनिल भी टीवी से नजर हटाकर अन्नू की तरफ देखने लगा। अन्नू, यह क्या तरीका है? माँ सुबह से चाय मांग रही है और तुम यहाँ बैठी हो। जाओ पहले माँ को चाय दो। अनु ने चाय का मग धीरे से टेबल पर रखा। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी बल्कि एक ऐसी मजबूती थी जिसे देखकर अनिल भी अंदर से थोड़ा कांप गया। अनु अपनी जगह से उठी और कुसुम देवी के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज शांत थी लेकिन हर शब्द में लोहे जैसी मजबूती थी। माँ जी, आज से इस घर की रसोई में बिना वजह की चिल्लाहट बंद होगी। और रही बात आपकी चाय की, तो आपके हाथ पर पैर बिल्कुल ठीक है, आप अपनी चाय खुद बना सकती है। आज के बाद मैं इस घर का कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जो मुझे एक नौकरानी साबित करे। कुसुम देवी को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उनकी 57 साल की जिंदगी में किसी बहू ने उनसे इस स्वर में बात नहीं की थी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे ही घर में रहकर मुझे आंखें दिखा रही है? बोल मत कि इस घर का दाना पानी मेरे बेटे की बदौलत चलता है। अगर ज्यादा पर लग गए है तो निकल जा मेरे घर से। अनु हल्का सा मुस्कुराई। यह एक आजाद औरत की मुस्कान थी। यह घर आपका हो सकता है माँ जी, लेकिन मेरी जिंदगी आपकी जागीर नहीं है। और अनिल का दाना पानी, अनिल ने मुझे सिर्फ ताने और अकेलापन दिया है। इस घर के दाने पानी की कीमत मैंने अपने आत्म सम्मान और अपने खून पसीने से चुकाई है। अनिल सोफे से उठा और अन्नू का हाथ पकड़ने की कोशिश की। अनु, तुम होश में तो हो? माँ से इस तरह बात करते हैं? भला माफी मांगो उनसे और अंदर जाओ। अनु ने झटके से अपना हाथ अनिल की पकड़ से छुड़ाया। उसकी आंखों में अनिल के लिए सिर्फ एक गहरी मायूसी थी। अनिल, जब तुम्हारी माँ मुझे तेज बुखार में जमीन पर घसीट रही थी तब तुम्हारा होश कहाँ था? जब उन्होंने मेरी माँ को फोन पर बेइज्जत किया तब तुम्हारी शराफत कहाँ सो रही थी? मैंने एक पति से सुरक्षा और सम्मान चाहा था, लेकिन तुम सिर्फ एक मूर्ख दर्शक बने रही। जो मर्द अपनी पत्नी के आत्म सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, उसे पत्नी पर हुक्म चलाने का भी कोई अधिकार नहीं है। अन्नू अंदर गई और
अपना सूटकेस लेकर बाहर आई, जिसे उसने एक रात पहले ही पैक कर लिया था। कुसुम देवी ने ताली बजाकर हंसते हुए कहा, बड़ी आई स्वाभिमान वाली, जाओ देखते हैं कहाँ जाती हो। 2 दिन में मायके वाले भी बोझ समझने लगेंगे तो रोती हुई इसी चौखट पर नाक रगड़ने आओगी। अनु दरवाजे के पास रुकी। उसने पलटकर कुसुम देवी और अनिल की तरफ देखा। माँ जी, गलतफहमी में मत रहिए। मैं मायके जाकर अपने बूढ़े माता पिता पर बोझ बनने नहीं जा रही। मुझे शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में सीनियर टीचर की नौकरी मिल गई है। और यह देखिए, यह मेरे नए फ्लैट की चाबियां हैं। मैं आत्मनिर्भर हूँ, कमाना भी जानती हूँ और सम्मान से जीना भी। अब से मेरी जिंदगी के फैसले ना आप करेगी और ना अनिल। अनिल ने अन्नू की आंखों में वह फैसला देख लिया था जिसे अब बदला नहीं जा सकता था। वह लड़खड़ाती आवाज में बोला, अन्नू प्लीज एक बार बैठकर बात करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। बात करने का वक्त तुमने बहुत पहले खो दिया अनिल, अब मैं मुड़कर नहीं देखूंगी। अनु ने मजबूती से कहा। उसने घर के मुख्य दरवाजे को खोला और बाहर कदम रख दिया। सुबह की ताजी ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वह महीनों बाद खुली हवा में सांस ले रही हो। उसने पीछे मुड़कर दरवाजा बंद कर दिया, वो दरवाजा जो उसके अतीत के जुल्मों का गवाह था। पीछे घर के अंदर कुसुम देवी सोफे पर सन बैठी थी। उनका अहंकार चकनाचूर हो चुका था और अनिल के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। अन्नू अपने नए सफर पर निकल चुकी थी, जहां डर नहीं सिर्फ उसका अपना आसमान था। तो दोस्तों बताइए, क्या अनु ने जो किया वह सही था? क्या अनु को अनिल को माफ करके उसके साथ वापस रहना चाहिए था, या फिर अनु को डिवोर्स ले लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर शेयर करें। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे हंसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।